टाइप्स ऑफ डिमांड। और 5 नंबर चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं जो अभी का है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 नंबर चैप्टर जो आपको पिछले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेशन आता है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उसमें से कुछ टॉपिक आप लोग खास करके याद रखेंगे। डिमांड क्या होता है, डिमांड का फंक्शन किस तरीके से होता है, डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से होता है, और खास करके हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें ये बताया गया था कि लॉ ऑफ डिमांड यानी वो लॉ जो बताता है डिमांड को कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है एट ए सर्टेन कंडीशन। नॉर्मली सब जगह वो चलता है, लेकिन कितना घटेगा कीमत, कि कितना डिमांड बढ़ जाएगा या फिर कितना प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगा, ये नहीं बताता है लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटी यानी गुण को बताता है कि घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति, घटने और बढ़ने के गुण को यानी दिशा को बताता है, कितना मात्रा में घटता है या कितना मात्रा में बढ़ता है। ये चीज आपको पता चलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं मांग की लोचशीलता, मतलब मांग की कीमत लोच। ये चैप्टर आपको इसी में बताया जाएगा कि किसी प्राइस के कीमत, किसी वस्तु के प्राइस में कीमत अगर कम होने पर डिमांड कितना बढ़ता है, या प्राइस कीमत बढ़ने पर, मतलब प्राइस या कीमत बढ़ने पर कितना डिमांड घटता है। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड रिप्रेजेंट करता था वहां पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, यहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, यानी मांग के नियम की मात्रा को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन क्या कहता है। कहता है इलास्टिसिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलास्टिसिटी। कहता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी किस चीज का, तो घटने या बढ़ने का, प्रवृत्ति यानी घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी यानी लोचशीलता। उसके बाद कहता है उसके बाद यहाँ कहता है कि विच डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, नेचर ऑफ गुड्स एंड द प्रेशर ऑन इट। इसमें इलास्टिसिटी जो है डिफाइन करता है किस चीज पर, वस्तु के प्रकृति पर, वस्तु की प्रकृति पर, और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव पर। कहता है व्हेन गुड्स आर इंक्रीजिंग, कहता है क्या, व्हेन goods undergoes greater changes in response to less pressure or force, it's said to be highly elastic। क्या कहता है कि अगर गुड्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा पर, सॉरी, बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है कम दबाव पड़ने पर भी, यानी कम बल लगने पर भी, किस चीज का, कीमत का, तो इट इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक, यानी ये क्या कहलाता है, अधिक लोचशील। मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि अगर कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होता है या ना के भी बराबर परिवर्तन होता है, और मतलब कीमत में, और उसके कारण मांग में बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं क्या, हाईली इलास्टिक, यानी अधिक लोचशील, बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है उसके कारण। एंड व्हेन इट प्रोड्यूसेस लेस चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू हाई प्रेशर, इट इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। और दूसरी ओर वहीं देखें कि अगर जब दबाव बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया कीमत में, फिर भी मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक, यानी कम लोचशील। यानी अगर कहा जाए तो अगर कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा हो या न के बराबर भी हो, तो भी अगर मांग में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं अधिक लोचशील। और वहीं अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए कीमत में, या थोड़ा ज्यादा ही हो या बहुत ज्यादा हो जाए, उस स्थिति में अगर मांग में परिवर्तन न के बराबर हो तो उसको क्या कहा जाएगा, लोचशील कम होगा, यानी कम लोचशील होता है। अब यहाँ पर देखते हैं वहीं अकॉर्डिंग टू मार्शल का कहना है the elasticity or responsiveness of demand in market is greater or small according as the amount demanded increase much or little for a given fall in price or diminishes much or little for given rise in price। क्या कहता है
मार्शल का कहना है यहाँ पर इलास्टिसिटी यानी लोचशीलता, मांग में लोचशीलता किसी बाजार में कम या ज्यादा उसकी मांगी गई मात्रा के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना का परिवर्तन होता है उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। क्या? मांग की लोचशीलता, यानी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना का परिवर्तन पड़ता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला नियम क्या कहलाता है? मांग की लोचशीलता। यानी फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं ना सब कोई, लोचशीलता यानी घटने या बढ़ने का नेचर, वही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन का कहना है, सैमुअलसन क्या कहते हैं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट डिवाइज्ड टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन मार्केट प्राइस। कहता है सैमुअलसन के अनुसार कि ये कॉन्सेप्ट ये डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि मतलब बाजार की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना का प्रभाव पड़ा, कितना का परिवर्तन पड़ा है, वही नियम क्या कहलाता है? मांग की लोचशीलता। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेफिनेशन, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, price elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded of a commodity divided by the percentage change in the price of that commodity। मतलब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग में कितना प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन पड़ता है, अगर उसको मांग के प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को अगर हम कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से डिवाइड कर दें या भाग दे दें तो हमको प्राप्त होता है क्या? मांग में लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ईडी बराबर प्राप्त होता है हमको। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर परसेंट प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देख सकते हैं, यानी कहता है कि मांगी जाने वाली मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब क्या हो गया? अनुपातिक परिवर्तन बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखा दें इस फिगर में, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इस पर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है और इस पर प्राइस को डिफाइन किया गया है। कहता है कि अगर प्राइस सी पॉइंट पे था तो डिमांड कितना था? ये पॉइंट पे। अगर प्राइस कम हुआ, प्राइस क्या हुआ? कम होके सी से एफ पे आता है, तो डिमांड क्या होता है? मांग के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि अगर कीमत कम होता है तो मांग क्या होता है? बढ़ता है, जो बढ़कर ए से बी की ओर जाएगा। तो ए सी से एफ में कीमत में परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग माइनस डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? उसी तरह अगर मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हुआ, मांग में वृद्धि हुआ है ए से लेकर बी तक, तो इसको कहते हैं प्लस डेल्टा क्यू, यानी मांग में परिवर्तन को अनुपातिक परिवर्तन रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से देखें तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हुआ, जिस कारण से हमारा मांग वक्र क्या हुआ? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा है, जो डी डी कर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह अगर इसको हम अगर ग्राफिक के फॉर्मूला के आधार पर दिखाएं तो ये दिखता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। ये फॉर्मूला हमारा होता है, जहां पर डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिमांड, मतलब मांग में कितना का परिवर्तन हुआ है। ये देख रहे हैं ना, डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट हो रहा है ए से बी, ये जितना का परिवर्तन, जितना का दूरी हो रहा है वही मात्रा यहाँ रिप्रेजेंट होता है डेल्टा क्यू के रूप में। और क्यू क्या होता है? ये होता है आरंभिक मांग यानी इनिशियल डिमांड, इसको कहते हैं प्रारंभिक, मतलब पहले मांग कितना था। तो जो ए रिप्रेजेंट करता है वो कहलाएगा पहले का मांग, और बी रिप्रेजेंट करता है क्या? बाद का मांग, मतलब यहां से यहां बढ़ा है, तो ये हम लोग लेंगे क्यू, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं इनिशियल डिमांड। उसी तरह डेल्टा पी क्या आता है? ये चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कीमत में कितना का परिवर्तन हुआ है। तो कीमत में परिवर्तन होता है किससे? कीमत में परिवर्तन होता है सी से एफ तक, जो माइनस से रिप्रेजेंट होता है, माइनस डेल्टा पी, ये चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट किया। और वहीं पी क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल प्राइस को, जो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल प्राइस मतलब क्या? प्रारंभिक
कीमत, प्रारंभिक कीमत क्या था C, जो घट के क्या हो गया F, ये नया कीमत हुआ, और C क्या हुआ पुराना कीमत। तो इस तरह हमको इस फॉर्मूले में यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोचता में प्राप्त करने के लिए हमको ये फॉर्मूला उपयोग करना पड़ सकता है। दो फॉर्मूला है, एक प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, या फिर डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीज रिप्रेजेंट की, डेल्टा क्यू को कहे चेंज इन डिमांड, क्यू को कहे इनिशियल डिमांड, डेल्टा पी को कहे चेंज इन प्राइस, और पी को कहे हमने इनिशियल प्राइस। क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ये कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मांग की लोचता को ज्ञात करने के लिए कितने तरह से डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कितने तरीके के स्तर पर रिप्रेजेंट होता है। तो आते हैं, कहता है इसमें देयर आर 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 डिग्री है। वो कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, जिसमें इलास्टिसिटी होता है किसके बराबर, इनफाइनाइट के बराबर यानी अनंत के बराबर। दूसरा आता है आपका रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी सापेक्षतः लोचदार मांग, जो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन यूनिट, यानी इकाई से अधिक लोचदार मांग भी इसको कह सकते हैं। तीसरा आता है यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग, जो इलास्टिसिटी यानी ईज को रिप्रेजेंट करता है इकाई के बराबर, यानी एक के बराबर इलास्टिसिटी यहाँ रिप्रेजेंट होता है। चौथा कहता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी सापेक्षतः बेलोचदार मांग, ठीक है, जिसको इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट यानी इकाई से कम लोचदार मांग भी कह सकते हैं। पांचवा आपका आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग, जिसमें इलास्टिसिटी क्या होता है इक्वल टू 0। ये 5 डिग्री जिसको हम लोग एक कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा आता है आपका यूनिट इलास्टिक डिमांड, चौथा आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये 5 डिग्री आपका रिप्रेजेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनको पर्सनली एक एक करके हम लोग देखेंगे, वो कैसे देखते हैं सो देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। कहता है व्हेन नेग्लिजिबल चेंज और नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंजेस इन डिमांड, देन डिमांड ऑफ सच गुड्स इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कहता है कि जब कीमत में 9 के बराबर या थोड़ा सा चेंज हो, 9 के बराबर या फिर बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, थोड़ा सा चेंज हो या फिर ना परिवर्तन ना हो कीमत में, और फिर भी उसके कारण मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पूर्णतः लोचदार मांग। इन सच कंडीशन ऑफ डिमांड बिकम जीरो एट मिनट और माइनर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। कहता है एक समय में अगर देखें तो मांग क्या होता है जीरो, और या फिर कभी हो सकता है अचानक बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस, यहाँ देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पर P1 इक्वल टू P2, मतलब P1 भी पहले का भी प्राइस वही है और बाद का भी प्राइस वही है, या फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ हो जो आपको यहाँ पर अंतर दिख नहीं रहा, लेकिन ये मोटा लाइन हो चुका है, जिस कारण से आपको लग रहा है कि ये परिवर्तन या तो न के बराबर है या है ही नहीं। फिर भी अगर मांग यहां से यहां जाता है यानी Q1 से Q2 आता है, जैसा कि हम आप पहले बता चुके हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग कीमत को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस को, जिस पर P1 और P2 दोनों क्या है जीरो या वही बराबर है, और Q1 और Q2 जहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइस में परिवर्तन 9 के बराबर भी हुआ, जिस कारण से मांग में परिवर्तन यहां से Q1 से Q2 यानी डेल्टा Q का परिवर्तन हो चुका है। यानी ये कितना बढ़ा कितना नहीं नहीं कहा जा सकता, ये बहुत भी ज्यादा हो सकता है या
थोड़ा भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मात्रा तो पता चला इतना परिवर्तन हुआ। तो इस स्थिति में हम लोग इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट, यानी यहाँ कहें तो डेल्टा पी बाई पी क्या होता है, जीरो, यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन क्या है, जीरो के बराबर। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन क्या है, जीरो है। फिर भी मांग में तो परिवर्तन हुआ, जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं क्या, इकाई मतलब पूर्णतः लोचदार मांग, जिसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी अनंत के बराबर। क्लियर है। चलिए सेकेंड आते हैं हम लोग, दूसरा, जिसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसको कहते हैं सापेक्षतः लोचदार मांग। कहता है व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स डिमांड चेंजेस इन प्राइस, देन डिमांड ऑफ दैट गुड्स इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कहता है कि कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा हुआ, जिसके कारण भी मांग में अगर अधिक परिवर्तन होता है, यानी कीमत की परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक हुआ हो, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा बी बाई पी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कीमत मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से क्या होता है, अधिक है। जिसको आप ये ग्राफ पेपर पे देख सकते हैं, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस में परिवर्तन देखा जा सकता है, P1 रिप्रेजेंट किया जा रहा है 5 से और P2 रिप्रेजेंट किया जा रहा है 4 से, यानी P1 से P2 घटा कितना का परिवर्तन हुआ, 5 से 4, यानी 1 का परिवर्तन, जिसको हम लोग माइनस डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं Q1 और Q2, Q1 है 10 और Q2 है 15, तो Q1 से Q2 कितना का परिवर्तन हुआ, 5 का। यहाँ कीमत का परिवर्तन 1 का हुआ और वहीं मांग का परिवर्तन कितना हुआ, 5 का। तो कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा दिख रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी कहलाएगा क्या, ग्रेटर देन यूनिट, मतलब इकाई की तुलना में लोचता क्या है, अधिक है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, सापेक्षता लोचदार मांग। आते हैं अगला हम लोग तीसरा देखेंगे, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग। कहता है व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स produces similar proportionate change in demand, then demand of that goods is called unit elasticity of demand। कहता है कि जब कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के ठीक विपरीत मांग में जो परिवर्तन होता है उसी समान दर से होता है, मतलब जिस दर से जितना का परिवर्तन कीमत में हो रहा हो, उसी अनुपात में परिवर्तन मांग में भी हो रहा हो, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, उस अनुपात को क्या कहेंगे, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग। यानी डेल्टा पी बाई पी बराबर हो डेल्टा क्यू बाई क्यू के, तो वो अनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाएगा, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, P2 से P1 से P2, P1 रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, और जिस कारण से क्वांटिटी कितना था, Q1। यहाँ यहाँ प्राइस 1 से लेकर प्राइस 2 इंक्रीज किया, यानी डेल्टा P प्लस में है, रिप्रेजेंट हो रहा है। प्राइस बढ़ने के कारण मांग में क्या होता है, कमी, ये Q1 से Q2 आ गया। जब इनका परिवर्तन और इसका परिवर्तन दोनों बराबर अनुपात में लगे, तो उसका कर्व इस तरीके से बनता है और इलास्टिसिटी कहलाएगा क्या, यूनिट, यानी इकाई के बराबर। इस तरीके से जो बनने वाला कर्व होता है वो कहलाता है क्या, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग। ये तीसरा हमारा कंप्लीट होता है। चौथा हम लोग आते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी सापेक्षतः बेलोचदार मांग। कहता है व्हेन चेंज इन प्राइस causes proportionately less changes in demand, then demand of such goods is called relatively inelastic demand। मतलब जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है, तो उस परिवर्तन को सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कहा गया है डेल्टा पी बाई पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, यानी कीमत में परिवर्तन मांग में परिवर्तन की तुलना में क्या है, ज्यादा है।
इस तरह से अगर कहें तो यहाँ आप देख सकते हैं P1 रखा गया, इस पर P प्राइस रिप्रेजेंट किया गया है, इस पर क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है। प्राइस यानी कीमत, प्राइस पहले P1 रखा गया था 10 और प्राइस घटकर हो गया 2, ठीक है, जिस कारण से क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट किया गया है 4 Q1 और क्वांटिटी बढ़कर हुआ कितना 5। यहाँ कीमत का परिवर्तन 8 हुआ और यहाँ की मांग का परिवर्तन 1 हुआ, यानी कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम हुआ है, जिस कारण से इसका कर्व बनता है इस तरीके से। और यहाँ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल लेस देन यूनिट, यानी इकाई से कम लोचदार मांग कहलाता है। अगला है हमारा पांचवा जो लास्ट है, जिसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग। कहता है व्हेन चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन डिमांड, then demand of that goods is called perfectly inelastic demand। कहता है कि कीमत में परिवर्तन के बाद भी अगर मांग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी सापेक्ष पूर्णतः बेलोचदार मांग। जहां पर कीमत में परिवर्तन क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन क्या हो रहा है 0, यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर क्या होगा 0। जहां पर आप देख सकते हैं कीमत में परिवर्तन P1 से P2 तो हुआ, यानी प्राइस घटा, लेकिन कीमत में मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी Q1 और Q2 दोनों क्या है बराबर है, जिस कारण से इसका कर्व क्या बन जाता है बिल्कुल खड़ी लाइन, जिसमें इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब किसी भी तरह का लोचता उसमें नहीं पाया गया, मतलब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोचशीलता को ज्ञात करने के लिए कितने तरह के मेथड उपयोग किए गए हैं, वो मेथड यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उस मेथड को मापने के लिए कहता है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोचशीलता को ज्ञात करने के लिए 3 मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला आता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा आता है ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड, तीसरा आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहला कहलाता है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको प्रतिशत या अनुपातिक विधि कहते हैं या रीति कहते हैं। दूसरा आता है ज्यामितीय रीति या बिंदु रीति, और तीसरा आता है कुल व्यय रीति। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पहला, इसमें एक एक करके हम लोग इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहला आता है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। कहता है दिस मेथड वाज प्रपोनेंटेड बाय प्रोफेसर फ्लक्स। ये रीति किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस रीति के अनुसार, फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस विधि के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है, यानी मांग में कितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको कीमत के प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से अगर भाग दे दिया जाए तो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी के, जहां पर रिप्रेजेंट किया गया डेल्टा क्यू बराबर चेंज इन डिमांड, क्यू रिप्रेजेंट किया गया है चेंज इनिशियल डिमांड को, डेल्टा पी रिप्रेजेंट किया गया है चेंज इन प्राइस को, और पी रिप्रेजेंट किया गया इनिशियल प्राइस से। यहाँ वही डायग्राम आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, परिवर्तन कीमत में और ये मांग में परिवर्तन। इस परिवर्तन को उसके प्रारंभिक कीमत से भाग देकर और मांग में परिवर्तन को उसके प्रारंभिक मांग से भाग देकर हम लोग लोचशीलता ज्ञात कर सकते हैं, यानी मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम आपको एक बार जब क्वेश्चन इसका बताएंगे, प्रैक्टिकल कुछ इसमें आता है तो उसमें हम फॉर्मूला आपको फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे बनेगा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड।
यानी बिंदु रीति या फिर ज्यामितीय रीति। क्लियर है? कहता है दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको हम लोग ज्यामितीय रीति भी कहते हैं। कहता है टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, अ टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट इज ड्रॉन। मतलब इस रीति ज्यामितीय रीति के अनुसार मांग की लोचशीलता ज्ञात करने के लिए हम लोग मांग के वक्र को एक सीधी लाइन के द्वारा काटेंगे और जहां पर उसका बिंदु पॉइंट कट होगा वहीं से हम लोग उसका ज्ञात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये मांग वक्र है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जिस पर क्वांटिटी और प्राइस को रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पर मांग वक्र है और उसके सीधे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये पॉइंट जहां पर मैच कर रहा हो, ठीक है, उसी से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो आएंगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर हम लोग लिखेंगे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, यानी लोअर सेगमेंट यहाँ का कितना का परिवर्तन हुआ और यहाँ का परिवर्तन कितना हुआ उसको भाग दे देंगे, यानी बी आर डिवाइडेड बाई ए आर रिप्रेजेंट होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कुल व्यय रीति के अनुसार। इसमें आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, केवल प्राइस कितना हमने दिया और उसके बारे में हमने कितना खर्च किया, कितना क्वांटिटी हमने डिमांड किया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कहता है दिस मेथड वाज प्रपोनेंटेड बाय प्रोफेसर मार्शल, ये विधि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। दिन दिस मेथड amount of changes and direction of changes in total expenditure are determined as a result of change in price of commodity। कहता है इसमें कुल व्यय का कितना परिवर्तन हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, कि मतलब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमोडिटी प्राइस इनटू कमोडिटी डिमांड, मतलब जो हम वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है और उसका डिमांड हमने कितना किया है। जैसे अगर एक समोसा का दाम 5 रुपए है और एक समोसा हम टोटल 10 खरीदते हैं तो कुल हमारा व्यय होता है 5 रुपया कीमत और 10 क्वांटिटी खरीदने के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 पचे 50 होता है, यानी कुल व्यय हमारा होता है 50 रुपया। और ये 50 पहले की तुलना में अब घट रहा है या बढ़ रहा है, ये हम लोग जब परिवर्तन देखेंगे तो उसी में हम कहेंगे इलास्टिसिटी किस ओर जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ओनली 3 डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग 3 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला कहता है इक्वल टू यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब इकाई लोचदार मांग कब कहलाएगा, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू यूनिट। मतलब कीमत में परिवर्तन के तुलना में भी या कीमत में परिवर्तन के कारण भी अगर कुल व्यय में पहले की तुलना में अभी भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग, जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ इकाई इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट। दूसरा आता है ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब इकाई से अधिक लोचदार। कहता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कीमत, कहता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, मतलब कीमत घटने के कारण कुल व्यय बढ़ जाए या फिर कीमत बढ़ने के कारण कुल व्यय घट जाए, तो इस स्थिति में मांग लोच इकाई से अधिक होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ए से बी को, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिट। उसके बाद लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब इकाई से कम लोचदार मांग क्या कहलाता है। कहता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, कीमत बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया यानी व्यय भी बढ़ गया, तो इस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाएगा, यूनिट से कम, यानी
लेस देन यूनिटी यूनिटी यानी इकाई से कम लोचदार मान कहलाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्व डी सी जो रिप्रेजेंट होगा वो कहलाएगा लेस देन इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। ये टोटल 3 मेथड कहलाता है, जब खर्च आपका पहले की तुलना में बराबर हो जाए, या पहले की तुलना में खर्च बढ़ जाए, या पहले की तुलना में खर्च घट जाए। ये 3 स्थिति रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी को। जब दोनों बराबर खर्च रहेगा तो इलास्टिसिटी कर्व ऐसे बनेगा। जब खर्च पहले की तुलना में बढ़ जाए तो इलास्टिसिटी कर्व इस तरीके से बनेगा, और पहले की तुलना में खर्च घट जाए तो इलास्टिसिटी कर्व इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और लेस देन ये इक्वल टू यूनिट कहलाता है, तो इसको यूनिट इलास्टिक कहेंगे। इस तरह से कर्व बनेगा तो ये ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक कहलाएगा, और इस तरह से कर्व बनेगा तो लेस देन यूनिट इलास्टिक कर्व कहलाएगा। क्लियर है सबको?